एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। आप सभी को पता है कि इंग्लिश पेडागोजी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र की जो क्लासेस चल रही हैं, उसी क्लास को आगे बढ़ाते, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम आपके लिए ऑफलाइन पेपर में जो हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीटेट का, इंग्लिश पेडागोजी का यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र का, उसका हम आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ताकि आपकी पीवाईक्यू के माध्यम से जो आपकी तैयारी है वो अच्छी होते चले, प्रैक्टिस भी होती चले और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन से वो भी आपकी अच्छी हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। देखिए, आज हम पेडागोजी जो है पीवाईक्यू जो उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं उसका इंग्लिश का है ये। ठीक है, तो पेडागोजी हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ चाइल्ड इन अ क्लास 2 राइट्स आई लाइक टू रीड अ बुक इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई लाइक टू रीड अ बुक। व्हाट डज द चाइल्ड्स राइटिंग शो। एक क्लास 2 का जो बच्चा है, आई लाइक टू रीड अ बुक जो है उसको इस स्पेलिंग में लिखने की बजाय उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी स्पेलिंग में त्रुटि है। यहाँ पे बोल रहा है, ये क्या दर्शा रहा है बच्चे की, तो उसको क्या है, ही नीड रेमेडियल क्लासेस टू इम्प्रूव स्पेलिंग। देखिए, उसने सेंटेंस सही लिखा है, स्ट्रक्चर भी सही लिखा है, बस स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसे स्पेलिंग में रेमेडियल क्लास की ज़रूरत है ताकि स्पेलिंग वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावाद, जहाँ पर मीनिंग मेकिंग, नॉलेज का जो मीनिंग मेकिंग होता है, निर्माण होता है, उस पर फोकस किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में लैंग्वेज किस बेसिस पे होना चाहिए, लर्नर के प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। जो भी टास्क गिवन टास्क है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए या नया कुछ मीनिंग मेकिंग करते हुए अपने प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए उसे करना है। और बाकी मैं इसलिए नहीं पढ़ी हूँ। देखिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है ये वाली जो पद्धति है वो बिहेवियरिज्म का है, जो कि बिल्कुल नहीं चलता है अभी। ठीक है, और सिर्फ टेक्स्ट बुक जो टीचर के द्वारा दी गई है वो भी नहीं है। टीचर सेंटर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, हमें तो लर्नर सेंटर्ड होना है। और इंग्लिश टीचर्स के द्वारा ही सिर्फ इंग्लिश सीखा जा सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश कहीं से भी सीखा जा सकता है, बस जहाँ सीखें वहाँ से नॉलेज सही हो। ठीक है, तो ये भी गलत है। बात यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हुई है, तो यहीं पे आप एक कीवर्ड निकालेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब मीनिंग मेकिंग होता है। बच्चा जब अपने ज्ञान का निर्माण करता है, मीनिंगफुल उसे कहते हैं। तो मीनिंगफुल कैसे होता है, वो अपने प्रीवियस नॉलेज को करेंट नॉलेज में कनेक्ट करते हुए एक नए ज्ञान का निर्माण करता है। वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा, तो 3rd नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। A teacher is reading a lesson from class 3 textbook about a girl Nina who is not interested in attending the marriage party as she does not want to leave the sparrow alone clogged in her house। क्लास 3 की जो टीचर है वो एक टेक्स्ट बुक में इंग्लिश की पढ़ा रही है। नीना नाम की बच्ची है जो कि मैरिज पार्टी अटेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके घर में जो स्पैरो हैं, अगर वो शादी में चले जाएंगे तो स्पैरो को खाना नहीं मिल पाएगा, दरवाज़ा बंद करके जाना पड़ेगा, घर को बंद करके जाना पड़ेगा। इसलिए इसी वजह से वो बच्ची जाना नहीं चाहती है। ठीक है, ये लेसन पढ़ा रही है। इस लेसन को सुन के एक बच्चा जो है अली नाम का, वो तुरंत खड़ा होता है और क्या कहता है, सडनली अ बॉय अली स्टैंड अप एंड टेल दैट टीचर हाउ वन डे ही सेव्ड अ इंजर्ड पिजन विच वॉज लाइंग इन हिज बालकनी। अलीज रिएक्शन इन द स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब। अच्छा, अब ये जो स्टोरी सुना रही है टीचर, उस स्टोरी को सुनते हुए अली नाम का बच्चा खड़ा होकर कहता है कि ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हुई थी। मेरे बालकनी में एक इंजर्ड मतलब कि घायल पिजन था, उसको मैंने बचाया। तो ये बच्चा किस तरह का रिएक्शन दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। क्योंकि जो वो टेक्स्ट में स्पैरो के बारे में पढ़ा, बच्ची जो है स्पैरो के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, कंसर्न है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब केयर कर रही है कि अगर वो लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे उनके छोटे बच्चे जो हैं अकेले रह जाएंगे, उनको खाना कौन देगा अगर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो इसी बात को सुन के वो बच्चा भी बताता है कि एक बार उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि उसने घायल पिजन को बचाया। तो वो क्या कर रहा है, पर्सनल जो अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसे वो टेक्स्ट बुक से कनेक्ट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज एन एबिलिटी
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो क्या एबिलिटी है, क्या करती है? कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। जब आप पैसेज पढ़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसमें उसको पढ़ के समझ के, ठीक है, एक मीनिंग जो होती है उसका निर्माण करते हैं, है ना। और बाकी को मैं इसलिए नहीं पढ़ी हूँ ताकि हम इस क्वेश्चन पेपर का जो पैडागॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट कर पाएँ। अगर एक एक चीज़ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कम समय में अभी आपको बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं रिटन सिंबल वगैरह, साउंड वगैरह की अभी इसको ज़रूरत नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। लेटर को कोड डिकोड तो ये आप बहुत पहले कर लेते हैं, तब तो जाके आप पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। और वर्ड्स वगैरह समझना ये भी बहुत इनिशियल लेवल पर, ये तीनों जो है फोनिक साउंड, ठीक है, लेटर वगैरह को डिकोड करना, लेटर वर्ड्स वगैरह मीनिंग को जानना, ये सब आप कर चुके होते हैं, तब जाके ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का स्टार्ट होता है। तब आप उस पैसेज को पढ़ते हैं और उसके मीनिंग को कनेक्ट करते हुए उसका नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, यही बात होती है ना, इसीलिए थर्ड नंबर सही है। नेक्स्ट, अ टीचर हैज़ गिवन अ टास्क टू बी डन इन ग्रुप। टीचर ने एक टास्क दिया बच्चों को जो कि ग्रुप में करना है। व्हाट विल बी द रोल ऑफ द टीचर ड्यूरिंग दिस ग्रुप। अब टीचर ने बच्चों को टास्क दे दिया ग्रुप में करने का, यहाँ पे टीचर का क्या रोल होता है, तो टीचर का रोल होता है एंश्योर दैट एवरीवन इन अ ग्रुप पार्टिसिपेट। हर बच्चा जो ग्रुप में है पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये बात को उन्हें निश्चित करना है और उन्हें सपोर्ट करना है जहाँ पे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेकंड नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा। एंश्योर दैट एवरीवन इन अ ग्रुप पार्टिसिपेट इन द टास्क एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ रिक्वायर्ड। टीचर को ये देखना है कि जो टास्क दिया गया है उस टास्क को हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदारी कर रहा है कि नहीं, या फिर उसके अलावा अगर बच्चे को कहीं कहीं अटक रहा है, कोई मदद की ज़रूरत है तो उसे देंगे, ठीक है। ना कि अब यहाँ पे आप ये सब देखेंगे कि टास्क को फिनिश करना है टाइम से और क्या करना है, रिमाइंड करना है उनको, टीचर बार बार रिमाइंड करेगी जल्दी करो, ये गलत है, ठीक है। टास्क फिनिश वगैरह है जो है ये नेगेटिव वर्ड आ जाता है। टीचर शुड गिव फुल ऑटोनॉमी। फुल ऑटोनॉमी यानी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ देगी। एंड सिट असाइड ऑन चेयर, ऐसे तो करना नहीं है, टीचर को पैसिव नहीं रहना है भैया, एक्टिव ही रहना है, देखते रहना है बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ऑटोनॉमी पूरी तरह से दे देगा तो बच्चा तो अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे, है ना। गाइडेंस की तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे तो ऑटोनॉमी मतलब बिल्कुल छोड़ दिया, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, बस टीचर अपना बैठ गई, ऐसे नहीं होता ना क्लास में। एंश्योर दैट स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइज इन क्लास, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, मतलब कि बच्चे आपस में ग्रुप में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तो थोड़ी तो मतलब बातचीत होगी, शोर होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अ टेस्ट विल हेल्पफुल इन असेसिंग द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर। जो लर्नर है यानी बच्चे हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता जो है ना, वो क्रिएटिविटी को आप टेस्ट करने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस देंगे, आप किस तरह के क्वेश्चन देंगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आप सभी को पता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है क्रिएटिविटी दर्शाता है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है उसके कई आइडियाज़, कई सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो कई तरह से सोचेंगे, है ना, यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखती है। वन वर्ड क्वेश्चन सही नहीं है, एक शब्द होता है, एक वर्ड जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, कन्वर्जेंट या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ये सब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो उसमें एक सटीक आंसर होता है तो वो भी क्लोज एंडेड हो जाता है। ट्रू फॉल्स भी क्लोज एंडेड हो जाता है क्योंकि ट्रू और फॉल्स ऐसा बताता है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ओपन एंडेड ही सही होता है, यहाँ पे सिर्फ ये जो ओपन एंडेड बोला है वही क्रिएटिविटी को दर्शाता है, बाकी ये तीनों क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग। इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग मतलब कि हैंड राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बच्चे की सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स को दर्शाता है, तो क्या होता है वो, डिस्ग्राफिया, क्योंकि उसको लिखने में परेशानी हो रही है, उसकी हैंड राइटिंग भी सही नहीं बैठ रही है, वो होता है डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से होता है। अफेजिया और डिस्फेजिया जो है ना, स्पीच से प्रॉब्लम जो होती है ना, स्पीच बोलने में जब ब्रेन और जो स्पीच का जो कनेक्टिविटी सही से नहीं होता है किसी भी कारण से, उसे हम अफेजिया और डिस्फेजिया कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ रोल प्ले, एक रोल प्ले हो रहा है, किया जा रहा है। स्टूडेंट एट द एंड सेड, स्टूडेंट्स को कहा, स्टूडेंट क्या कहते हैं, रोल प्ले मतलब करने के बाद, दिस न्यूज़ रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय द रिपोर्टर अंशु एंड कैमरामैन प्रिया। तो टीचर क्या कहती है, द टीचर सेड दैट इंस्टेड ऑफ कैमरामैन यू शुड से
कैमरा पर्सन, इट इंडिकेट दैट। देखिए कैमरा मैन या कैमरा वुमेन तो बोलते नहीं है, जनरली कैमरा मैन ही कहते हैं। बच्चा वो कह रहा है अंशु एंड कैमरा मैन, मतलब कि तो टीचर उसको सुधार के कह रही है कि कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन करना। अब कैमरा पर्सन में कैमरा मैन भी आ जाता है, कैमरा वुमेन भी आ जाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को बताता है। ठीक है, मस्कुलाइन सिर्फ एक है, फेमिनाइन जेंडर भी एक ही को दर्शा रहा है, जेंडर बायस ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा पर्सन बोले तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। ये एक बहुत शुरू में जो आपको अभी कुछ टाइम पहले पेडागोजी कराया था उसमें अगेन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ना। यूनिवर्सल ग्रामर किसके द्वारा दी गई है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्शनरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग लैंग्वेज, है ना। डिक्शनरी जहाँ पे हम शब्द के मीनिंग देखते हैं, ठीक है, शब्दकोश जिसे कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज लर्निंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द डिक्शनरी। अब 3 ऐसी बातें दी गई है जो डिक्शनरी, उस डिक्शनरी का इंपॉर्टेंट काम है। एक है जिसमें डिक्शनरी वो काम नहीं करता है, मतलब उसका लेस महत्व है। तो देखिए डिक्शनरी का क्या काम है, चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, यस ये सही है। लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये भी सही है। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच, हाँ पार्ट ऑफ स्पीच भी बताता है। आप जब डिक्शनरी देखते हैं तो कोई भी मीनिंग या वर्ड है उसमें नाउन, एडजेक्टिव, ये सब बताता है ना, लिखा हुआ रहता है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, आप देखेंगे तो वो भी दिया रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच भी बताता है, स्पेलिंग बताता है, मीनिंग बताता है, लेकिन पैसिव वॉइस वर्ड का एक्टिव है या पैसिव वॉइस है ये नहीं बताता है। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट इंपॉर्टेंट ही पूछा है, सबसे कम महत्व, क्योंकि पैसिव वॉइस वगैरह उसमें नहीं बताता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच डेफिनेटली बताता है, और क्योंकि डिक्शनरी है, शब्दकोश है, तो मीनिंग और स्पेलिंग बताता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट। देखिए टेक्निक ऑफ असेसमेंट किया है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। टूल होना चाहिए था बेसिकली, टूल की जगह यहाँ पे टेक्निक बोला है। तो आप रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में ये टूल्स होते हैं, पर इंटरव्यू क्या होता है, टेक्निक होता है। देखिए पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे घुमाया। अब बच्चे ना बहुत सरसरी तौर पे अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे, टेक्निक को वो मतलब दिमाग में रखेंगे टूल, और यहाँ पे कुछ एक को कर देंगे हाँ कि इसमें से ये टूल है, जबकि यहाँ पे पूछा है टेक्निक। तो टेक्निक इंटरव्यू होता है, बाकी ये जो होते हैं ना ये टूल्स होते हैं। क्लियर है आप सबको? ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व। जब सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है, बोलने मतलब स्पीकिंग जो है वो सिखाई जाती है सेकंड लैंग्वेज में, तो क्या इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो देखिए जब सेकंड लैंग्वेज में बोलना सिखाया जाता है तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है, उसका ग्रामर नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी ध्यान दिया जाता है कि उसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। कल्चरली बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सांस्कृतिक बंधित जो या मतलब बाधित सांस्कृतिक बाधित जो स्पीकिंग इवेंट होती है इससे उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डज नॉट इन्वॉल्व पूछा है, तो ये तो इन्वॉल्व होता है तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी इन्वॉल्व होता है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है, ग्रामेटिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है, उसका लैंग्वेज का थ्योरी पे भी ध्यान दिया जाता है। पहले आप सीखते हैं ना कि क्या होता है, कहाँ से होता है, उसके उद्गम कहाँ होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है। फिर ग्रामर में आप सीखते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस, ये, और प्रोनाउंसिएशन कैसे आप उसके साउंड, उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन कल्चरली बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट वगैरह का इस यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है सीखने के दौरान। तो डज नॉट बोला है, तो ये आंसर आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा। आज का शायद नहीं, लास्ट तो 19 तक है। ठीक है, देख लेते हैं। वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। जब बच्चे को आप राइटिंग स्किल सिखा रहे हैं तो टीचर को सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? गुड हैंड राइटिंग नहीं, राइटिंग करना सिखा रहे हैं, राइटिंग स्किल। तो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भाई वो उसको ग्रामर ऑलरेडी आ रहा है, हैंड राइटिंग वगैरह सब सीख लिया है, उसको अब राइटिंग स्किल सिखानी है, तो ये सब नहीं आएगा। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, राइटिंग स्किल क्या होता है? लिखने का कौशल। लिखने के कौशल में उसका एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया होना इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अपने थॉट, अपनी जो इमेजिनेशन है, अपने एक्सप्रेशन है, उसको अगर अच्छे से वो कर पाता है तब उसकी स्किल डेवलप होगी। और क्योंकि ये सब कुछ वो पहले सीख चुका है, उसके बाद उसको राइटिंग स्किल सिखाया जा रहा है। ये तो बेसिक था, उसके बाद ये सिखाया जा रहा है, इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है शायद लास्ट क्वेश्चन, नहीं 20 है, 2 और क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अ टीचर डिवाइडेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इंटू ग्रुप ऑफ 6 एंड प्रोवाइडेड ईच विथ अ शॉर्ट स्टोरी। टीचर ने
बच्चों का जो एक 6 ग्रुप बना दिया शॉर्ट स्टोरी दे के, और डिवाइड करने के बाद उन्होंने कहा, देन शी आस्क्ड देम टू इमेजिन करना है, कल्पनाशील होना है, डिस्कस करना है, चर्चा करना है, और राइट द स्टोरी विद डिफरेंट एंडिंग, मतलब अलग अलग तरीके से एंडिंग करते हुए, अलग अलग अपने विचारों को व्यक्त करते हुए, सोचते हुए, चर्चा करके लिखो, है ना। इन दिस एक्टिविटी टीचर इज डेवलपिंग देयर क्रिएटिव राइटिंग। सबसे सिंपल क्रिएटिव राइटिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, बच्चे की इमेजिनेशन स्किल, कितने अलग अलग तरीके से सोच सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है, आपस में डिस्कस करके, डिस्कशन भी हो रही है, यहाँ पे चर्चा भी हो रही है, उसकी इमेजिनेशन स्किल को भी ध्यान दिया जा रहा है, और यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है उसको भी ध्यान दिया जा रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कि लास्ट है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। 120 बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक में नया लेसन स्टार्ट करने से पहले टीचर शुड फोकस ऑन, तो आप सभी को पता है जब भी हम नया लेसन शुरू करते हैं तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को हम कनेक्ट करते हैं, पहले उनसे जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेट करता हुआ प्रीवियस नॉलेज को पूछते हैं, और फिर कनेक्ट करते हुए उसको प्रेजेंट में ला के उस जो है टेक्स्ट बुक को या फिर जो भी टॉपिक है उसको समझाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका 4th नंबर सही हो जाएगा, कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विथ लर्नर प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने पानी के बारे में, पानी एक टॉपिक है उसके बारे में आपने समझाया, तो उसके प्रीवियस नॉलेज में आपकी वाटर के कहाँ से निकलते हैं, क्या उसके सोर्सेस होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आप कनेक्ट करेंगे, है ना। आप पानी पीते हैं, पानी इंपॉर्टेंट होता है, और क्या क्या उसके स्रोत होते हैं, ये सब उसके प्रीवियस नॉलेज जो है उसको पूछते हुए उसके प्रेजेंट उसमें कनेक्ट करते हुए उसे समझाएंगे, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा 4th नंबर, कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विथ लर्नर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आपके ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके पेडागॉजी खत्म हुए। और इसकी जो अगर आप चाहते हैं कि और पैसेज या फिर पोइट्री करानी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम PYQ ही करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो। क्योंकि कुछ जो लर्नर हैं उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हम इंग्लिश पेडागॉजी को ज़्यादा सॉल्व करवाएं, उन्हें समझने में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं अभी कुछ टाइम से लगातार मैं ये जो इंग्लिश पेडागॉजी है उसी के क्वेश्चन को ही करवा रही हूँ, ताकि जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको लग रहा है कि उन्हें समझने की आवश्यकता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती चली जाए, उनकी तैयारी भी अच्छी होती चली जाए। तो क्लास अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।